हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम BHDE 101 का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्मला उपन्यास से लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हर साल जो है प्रश्न बन के आते रहते हैं। प्रश्न बनकर एग्ज़ाम में यह आता है कि निर्मला उपन्यास का आखिरकार क्या उद्देश्य था। देखिए, किसी न किसी उपन्यास के पीछे उपन्यासकार का जो है एक उद्देश्य होता है। तो निर्मला भी एक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक बहुत ही हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी आप कह सकते हैं यह उपन्यास है। तो इस उपन्यास के भी माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी का कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो आखिरकार वह उद्देश्य क्या था, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बिना स्किप किए जो है इस वीडियो का पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, देखिए, किसी भी उपन्यास का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि उद्देश्यहीन उपन्यास उपन्यासकार नहीं लिखता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला उपन्यास एक हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी कहानी एक उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने मुख्य रूप से 3 तथ्यों को समाज के सामने रखा है। ओके, निर्मला उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने 3 तथ्यों को समाज के सामने रखा है। पहला तथ्य यह है दहेज प्रथा का कुप्रभाव। ओके, यानी कि आप बोल सकते हैं अमानवीय दहेज प्रथा का चित्रण, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, अमानवीय दहेज प्रथा का चित्रण। दहेज प्रथा का चित्रण जो है इस उपन्यास का पहला जो है उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि अनमेल विवाह के कुप्रवाह का चित्रण। अनमेल विवाह का क्या कुप्रभाव है, उसका चित्रण किया गया है। और दूसरा चित्रण किया गया है सामाजिक अंधविश्वासों का चित्रण। ओके, तो इन मुख्य रूप से यह 3 उद्देश्य रहा है मुंशी प्रेमचंद जी का निर्मला उपन्यास के पीछे। तो इसको शॉर्ट ट्रिक पर तौर पर याद कर सकते हो। दहेज प्रथा का चित्रण, दूसरा अनमेल विवाह का कुप्रभाव और तीसरा सामाजिक अंधविश्वास का चित्रण। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है और जब भी इसका प्रतिपाद्य आए या निर्मला उपन्यास का उद्देश्य आए तो आपको इन तीनों पॉइंट को ही लिखना है। देखिए, अब मैं एक एक करके जो है इन तीनों पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको कुछ समझ में आए और आप अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख पाए। पहला है अमानवीय दहेज प्रथा का चित्रण। जैसा कि मैंने पहले बताया कि निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक बहुत ही हृदय स्पर्शी और एक मर्म स्पर्शी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि किस प्रकार दहेज के अभाव में, दहेज न होने के कारण जब एक पिता अपने पुत्री का विवाह के लिए जो है वर को चुनता है तो उसे किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसे किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये इस उपन्यास में दिखाया गया है। कहने का मतलब है कि मैं इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे जो लिखा है मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। दहेज प्रथा क्या है? यह प्रथा बहुत ही पुरानी प्रथा है। इस प्रथा की शुरुआत पितृसत्तात्मक समाज के अस्तित्व में आने के बाद हुई। ऐसे समाज में स्त्री को बोझ समझा जाता था। कन्या का विवाह माता पिता के लिए एक कठिन कार्य था। अपनी कन्या का विवाह न करने से उनको नरक का भागी बनना पड़ेगा, ऐसी धारणा धर्म के नाम पर बैठा दी गई थी। इसलिए कन्या का विवाह करने के लिए वे वर और उसके परिवार को धन संपत्ति भी देते थे। वही बाद में दहेज प्रथा कहलाने लगा। यह प्रथा ऐसा विकराल रूप लेकर आज समाज के सामने उपस्थित हो गया है कि इससे कन्याओं का जीवन दुर्भर हो गया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर योग्य वर से विवाह टूट जाना, दहेज की रकम को पूरा करने के लिए एक पिता का कर्ज में डूब जाना, कर्ज न चुका पाने के कारण पिता का
स्थिति का दयनीय हो जाना, ये सब आगे की तरफ चलता रहता है। प्रेमचंद के समय में और आज भी यह भारतीय समाज के सामने एक कठिन समस्या के रूप में मौजूद है। प्रेमचंद ने दहेज प्रथा को सेवा सदन में भी उठाया था। सेवा सदन एक उनका उपन्यास है। तो प्रेमचंद जी ने दहेज प्रथा को सेवा सदन में भी उठाया था, लेकिन निर्मला में वे इस भिन्न रूप में पेश करते हैं। यानी कि निर्मला उपन्यास के माध्यम से वे दहेज को बहुत ही अच्छे तरीके से, दहेज प्रथा के कुप्रभाव को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। देखिए, उदय भानुलाल अपनी पुत्री का विवाह ठीक हो जाने पर बहुत प्रसन्न है। कारण यह भी है कि वर पक्ष की ओर से किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गई है, इसलिए वे खुद कुछ आंशिक खर्च करना चाहते हैं। प्रतिदिन विवाह के खर्च को लेकर हिसाब लगाते हैं और प्रतिदिन रकम बढ़ती जाती है। उदय भानु की पत्नी कल्याणी विवाह के खर्चे की रकम बढ़ाने से दुखी होती है। उसे इस बात की भी चिंता है कि दूसरी पुत्री और पुत्रों के लिए भी पैसा रखना है। साथ ही यदि कर्ज अधिक लेना पड़े तो उसे किस प्रकार चुकाया जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर पति पत्नी में वाद विवाद होता है। इसी स्थान में लेखक ने दहेज के कारण आने वाली परेशानियों को दर्शाना शुरू किया है। वाद विवाद से दुखी हो उदय भानुलाल घर छोड़कर निकल जाते हैं। अवसर पाकर मतई नामक गुंडा उनकी हत्या कर देता है। कल्याणी के लिए निर्मला का विवाह जरूरी हो जाता है। कल्याणी जो रहती है वह निर्मला की माँ होती है और उदय भानुलाल जो है वह निर्मला के पिता है। तो जब उदय भानुलाल की मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, तो निर्मला का विवाह जो है करना भी आवश्यक हो जाता है। वह दीनता भरा पत्र लिखकर पंडित मोटेराम को भालचंद्र के पास भेजती है। कहने का मतलब यहाँ पे मैं बस बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि निर्मला का जो पिता होते हैं उदय भानुलाल, वे विवाह के लिए वे निर्मला का विवाह कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उदय भानुलाल अपनी पुत्री यानी कि निर्मला का विवाह एक ऐसे लड़के से कर देते हैं जो दहेज का मांग नहीं करता है। लेकिन फिर भी उदय भानुलाल जो है अपनी तरफ से कुछ खर्चा करना चाहते हैं। जब खर्चे का लिस्ट बनता है, सूची तैयार होता है, तो उनकी पत्नी कल्याणी कहती है कि ये जी इतने बड़े लिस्ट आप क्यों बना रहे हैं, ठीक ना, इससे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में जो है झगड़ा हो जाता है। उन लोगों के बीच में अनबनी हो जाती है और ऐसे में अब उदय भानुलाल जो है घर छोड़कर चला जाता है। ओके, जैसे ही वे उदय भानुलाल घर छोड़कर जाते हैं तो उनकी गुंडों के द्वारा हत्या हो जाती है और हत्या होते ही यहाँ पर निर्मला के जीवन में एक भयंकर सा अंधकार छा जाता है। कैसे? कल्याणी के सामने एक मजबूरी आ जाती है कि कैसे भी करके निर्मला का जो है विवाह कराना है और विवाह के लिए अच्छे लड़कों को खोजना जो है काफ़ी आवश्यक होता है। लेकिन उसके लिए कल्याणी के पास दहेज ना है। कल्याणी के पास दहेज ना होने के कारण जो है निर्मला का विवाह कल्याणी जो है मुंशी तोताराम से कर देती है, जिसका उम्र जो है 40 वर्ष का है। ऐसी स्थिति में निर्मला को अपने पिता के समान जैसे पति के साथ जो है अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है। इस चीज़ को मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास के माध्यम से बहुत ही सटीक ढंग से जो है अपने निर्मला उपन्यास के माध्यम से दिखाया है। कुल मिला के कह दे कि निर्मला उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह दिखाया है कि किस प्रकार दहेज के अभाव के कारण जो
पिता होते हैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर्ष से कर देते हैं जो उसके पुत्री के लायक नहीं होता है। अब जैसा कि 15 वर्ष की निर्मला थी और उदय मुंशी तोताराम जो जी थे वह 40 वर्ष के थे। जब उसका विवाह होता है मुंशी तोताराम से तो निर्मला के जीवन में अंधकार सा छा जाता है। वह सोचती है कि वह कैसे अपने जीवन जो है अपनी सारी जीवन जो है अपने पिता के समान जैसे पति के साथ व्यतीत करेगी। फिर भी वह अपने उस परिस्थिति को अपनाती है और जीवन जीने के लिए प्रयास करती है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि दहेज न होने के कारण एक पुत्री को जो है किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है निर्मला उपन्यास का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह के कुप्रभाव का भी चित्रण किया है। जैसा कि एक साधारण जो स्त्री है वह चाहती है या एक साधारण जो लड़की है वह चाहती है कि उसका विवाह ऐसे पति से हो, ऐसे लड़के से हो जो उसके हम उम्र का हो, ओके, और उससे ज़्यादा अच्छा हो। यह एक साधारण लड़कियों का मानसिक बातें होती हैं। मतलब कि वह ऐसा जानती, वह बस यह चाहती है कि उसका शादी एक ऐसे लड़के से हो जो उससे उसके हम उम्र का हो और उससे अच्छा हो, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि निर्मला जो कि 15 वर्ष की है और 15 वर्ष की जब है तो ये भी तो निर्मला भी चाहती है कि उसका शादी ऐसे लड़के से हो जिससे कि उसी के उम्र का हो, 15 या 16 वर्ष का हो, लेकिन ऐसा नहीं हो। बस आपको इस पॉइंट में याद रखना है कि निर्मला उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह को दर्शाया है। जैसे कि एक आम आदमी एक साधारण लड़की चाहती है कि उसका जो विवाह हो एक ऐसे लड़के से हो जो कि उसके हम उम्र का हो, लेकिन क्या होता है कि निर्मला का विवाह ऐसे लड़का से हो जाता है जो कि उसके पिता का उम्र का हो। और क्योंकि एक लड़की जो होती है वह बचपन से ही सोच के रखती है कि उसकी बहुत सारी वैवाहिक खुशियाँ होती हैं कि वह ऐसे वर्ष से शादी करेगी, ऐसे लड़के शादी करेगी जो उसके लायक हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निर्मला का विवाह मुंशी तोताराम से हो जाता है और जो कि मुंशी तोताराम जो 40 वर्ष के हैं उसके पिता के समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उठाना पड़ता है। शादी करने के बाद भी उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उठाना पड़ता है। जैसा कि मनसाराम जो होता है वह मुंशी तोताराम का एक बेटा रहता है जो कि निर्मला का हम उम्र का होता है। लेकिन जब निर्मला और मुंशी तोताराम का जब विवाह हो जाता है तो मुंशी तोताराम निर्मला को ये करने के लिए, मतलब कि उसे मोहित करने के लिए जो है अलग अलग कभी बाल रंगवाते हैं तो कभी आंखों में सुरमा लगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं कि जिससे कि निर्मला जो है उससे मोहित हो जाए। लेकिन निर्मला जो है का जो वैवाहिक जीवन है वह दुख में बीतता है। वह ना चाह कर भी अपने पति के साथ जो है सुख में जीवन बिताने का प्रयास करती है। लेकिन ऐसा होता क्या है कि मनसाराम मुंशी तोताराम जो है वह मनसाराम और निर्मला के बीच में जो संबंध है इस चीज़ को लेकर जो है वह शंका करता है, जिसके कारण मनसाराम जो है घर छोड़कर चला जाता है। तो ये कहानी रहा है और ये उपन्यास रहा है और इसमें बस याद रखना है आपको कि अनमेल विवाह के कुप्रभाव का चित्रण किया है। और दूसरा है पॉइंट सामाजिक अंधविश्वास का चित्रण। दहेज प्रथा तथा और अनमेल विवाह की समस्याओं के साथ लेखक ने उन समस्याओं का चित्रण भी किया है जिनसे समाज में गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। अंधविश्वास के कारण सुधा के बच्चे की जान भी चली जाती है। साधुओं पर विश्वास करने के कारण उनके जाल में फंसकर सियाराम घर छोड़कर चला जाता है। तो सामाजिक अंधविश्वास का चित्रण भी इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज के सामने रखा है और दिखाया है कि अंधविश्वास के कारण सुधा के बच्चे की जान भी चली जाती है। इस उपन्यास अगर इस उपन्यास को पढ़ोगे तो मालूम चलेगा।
अंधविश्वास के कारण सुधा के बच्चे की जान भी चली जाती है और साधुओं पर विश्वास करने के कारण उनके जाल में फंसकर सिया राम घर छोड़ जाता है। तो बस आपको याद रखना है कि इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने मुख्य रूप से दहेज प्रथा का कुप्रभाव, अनमेल विवाह और सामाजिक अंधविश्वास, इस 3 चीज़ों का जो है बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही मानवीय ढंग से, बहुत ही सामाजिक ढंग से वर्णन किया है। और इस पॉइंट को याद रखना ज़रूरी है, और क्योंकि इस पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और मैं इस उपन्यास का प्रतिपाद इसलिए बता दिया कि जिससे कि आपको असुविधा ना हो, आपको परेशानी ना हो। और किसी भी कहानी या किसी भी उपन्यास का अगर आप प्रतिपाद्य पढ़ लेते हैं, उद्देश्य पढ़ लेते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे, मैं आशा करता हूँ कि वे आपको समझ में आएंगे। इसलिए जितना हो सका मुझे समझाने का जो ये है तरीका है, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो है आप लोगों का समझा सकूँ, बहुत ही आसान भाषा में, जिससे कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। क्योंकि जानते हैं कि बच्चों के पास समय कम रहता है और ऐसे में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। किताबों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है और बच्चों के पास भी समय कम रहता है, इग्नू के बच्चों के पास। तो मैं सोचता हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ हेल्प कर दूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।